गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, ये जनसत्ता का एडिटोरियल है और जो आज का विषय है बहुत ही उम्दा होने वाला है। इसे लिखा है सुविज्ञा जैन जी ने। और आज का जो विषय वो है शहरों को ठंडा रखने का सबब। तो ऐसा क्या किया जाए, ऐसी कौन सी विधि अपनाई जाए जिसके माध्यम से शहरों को ठंडा रखा जाए, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी ना हो। ठीक है। और इन बातों से थोड़ा सा मैं हट के बात करना चाहता हूँ। 1 मिनट। आप देखे होंगे कि दोस्तों, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है अमेरिका जैसे देश में, समझ में नहीं आ रहा क्या कि इस आधार पे काला और गोरा, जो काला उसे क्रम प्रिविलेज या फिर उसे नस्ली भेदभाव का शिकार होना पड़ेगा, उसे कम प्रिविलेज दिया जाएगा। और लोगों की जो मानसिकता बन बैठी हैं कि ये काला है, गोरा है, ये काला है तो कई सारी चीज़ें हैं, उससे भेदभाव किया जाए, जो गोरा है उससे प्रेफरेंस प्रिविलेज ज़्यादा दिया जाए। तो इसके आधार पर अगर इंसान किसी को जज कर रहा है, इंसान किसी को हीन समझ रहा है, नीचा दिखा रहा है, तो याद रखिएगा आप सही इंसान नहीं हो सकते। काला गोरा इट डजेंट मैटर, ये तो यार एक कलर है। सबसे जो मेन होता है वो फिजिक होता है, आपका कैरेक्टर होता है, आपकी विचारधारा होती है, मानसिकता होती है, आपका नेचर होता है। पर जिस तरह से अमेरिका जल रहा है, तकरीबन 40-42 शहरों में कर्फ्यू लग गया है। अब सोचिए किस प्रकार से एक व्यक्ति को वहाँ के पुलिसकर्मी के द्वारा उसके गले के पास जाकर पैर से दाबा गया। वो बार बार ये कहता रहा, चीखता रहा कि सर मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और कुछ समय बाद वह बोलना ही बंद कर दिया। बाद में पता चला कि ये बंदा मर गया है। उसके बाद मान के चलिए कि पूरे अमेरिका में चारों तरफ आग ही आग नज़र आ रही है। तो आप लोगों का क्या राय है? जिस सोच की वजह से आज अमेरिका जैसा देश जल रहा है, आप कह सकते हो बहुत ही विकसित हो चुका है। जिस जगह पे आज भी नस्ली भेदभाव किया जा रहा है और ऐसे तमाम ये पहली घटना नहीं है। हो सकता है इस कोविड-19 जो सिचुएशन है, वैश्विक महामारी के बीच में जो इस प्रकार की घटना सामने आई है, पर ये हमेशा से कई बार वहाँ पे बहुत बड़े बड़े इसी नस्ली भेदभाव को लेकर युद्ध भी किए गए हैं। तो उसमें आपकी क्या राय है? क्या गलत है, क्या सही है? क्या इस प्रकार की हिंसा होनी चाहिए थी? क्या इस प्रकार का कृत्य कहीं करना चाहिए? चाहे आप कहीं भी समाज में हो, देश में, चाहे भारत में हो, चाहे दुनिया किसी जगह पे हो, आप अगर आप अपने परिवार में भी यानी कभी किसी को ऐसी बात मत बोलिए जिससे वो उपेक्षित महसूस हो, उसे अपमानित महसूस हो। यदि आप दूसरों का अप्रिशिएशन करेंगे, प्रशंसा करेंगे, याद रखिएगा वो आपके विचारों से, आपकी बातों से ज़रूर खुश होगा। आप किसी को कोशिश ही मत करिए कि आपकी बातों से कोई दुखी हो। जो इंसान जो चाहता है आप उसे उसी शब्दों से संबोधित करिए। यकीन मानिए आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा होगा। और जो मस्करी टाइप के लोग होते हैं, जो बात बात में किसी को भी रुला देते हैं, मज़ा लेने लगते हैं, ऐसे कृत्यों को करना छोड़ दें। परिवार में अगर कोई काला है, गोरा है, कुछ भी है, उसे इस बात का एहसास मत होने दीजिए। यदि आपका रंग सांवला है या काला है तो आप मतलब गोरे की अपेक्षा कम सुंदर है या आपको कम वरीयता दी जाएगी, याद रखिएगा। तो चलते हैं आगे दोस्तों। आज मैं सुबह सुबह न्यूज़ देख रहा था, कल भी देखा, पर वो चीज़ें स्थिति नहीं थी जो आज जितनी गंभीर हो चुकी हैं। इस बार देश के कई इलाके भीषण गर्मी और लू से ज़्यादा ही बेहाल हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कई महीने में तापमान का 18 साल का रिकॉर्ड टूट गया। गौरतलब है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा गर्म शहर भारत में ही दर्ज हुआ है। ये देखिए, एक आपको कह सकते हैं करंट अफेयर्स का प्रश्न मिल गया है। देखिए यहाँ लिखा है, दुनिया का सबसे ज़्यादा गर्म शहर भारत में ही दर्ज हुआ है। पिछले हफ्ते राजस्थान के चूरू जिले में पारा 50 डिग्री के पार चला गया। यदि यह भी रखा जाना चाहिए कि हर साल में भारत में लू और तपस में सैकड़ों जानें जाती हैं। गर्मी के चपेट में ज़्यादातर गरीब और बेघर लोग आते हैं। हालांकि इस बार कोरोना के भयावह संकट के कारण गर्मी की आपदा पर उतना ध्यान गया नहीं। बहरहाल पिछले कुछ साल के रुझान पर गौर करें तो गर्मी की त्रासदी साल दर साल बढ़ती जा रही है। हर साल सैकड़ों जानें जा रही हैं। बेशक तात्कालिक उपाय हर साल किए जाते हैं, लेकिन क्या इससे बचाव का कोई स्थायी समाधान भी संभव है? तो समाधान भी हैं। जिस तरह से हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं,
जंगलों का विनाश करके वहाँ पर बड़े बड़े आलीशान मकान बना रहे हैं और उसे हम डेवलपमेंट का नाम दे रहे हैं, तो ये गलत है। जब तक आप पर्यावरण से सामंजस्य बना के नहीं चलेंगे, जितने पेड़ों की आवश्यकता है उतने ही पेड़ आप काटिए, ठीक है। उसके बाद उन जगहों पर या फिर अन्य जगहों पर सैकड़ों की संख्या में पेड़ लगाइए, तब जाकर आपका सामंजस्य बना रहेगा। क्योंकि याद रखिएगा, जो पेड़ इस पृथ्वी पे 20 साल, 25, 50, 100 साल से खड़ा है, आप एक झटके में चंद मिनट में उस पेड़ को उस जगह से हटा देते हैं, तो आपको पता है आपने कितना नुकसान किया है। उस पेड़ ने कितने सदियों से, कितने सालों से पर्यावरण को अपने द्वारा जो ऑक्सीजन, जो तमाम तरह की चीज़ें दे रहा था पर्यावरण को, आपने एक ही झटके में उसे उखाड़ के फेंक दिया। तो क्या होगा दोस्तों, जब पेड़ नहीं होगा तो हवाएं नहीं चलेंगी, ऑक्सीजन की मात्रा सही नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, तो गर्मी बढ़ेगी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। लैंडस्लाइड होगा, भूकंप आएगा। बहरहाल साल दर साल बढ़ती गर्मी और लू का रुझान देखकर हमें अब मान लेना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन ने पूरे विश्व में मौसम की कुदरती चाल बदल डाली है। चाहे बेमौसम बारिश हो या सूखे की बढ़ती बारंबारता या फिर तूफानों की बढ़ती आवृत्ति और जंगलों में लगती आग हो, इन सभी आपदाओं को जलवायु परिवर्तन का ही असर माना जा रहा है। आपको पता है, इस बार जो ऑस्ट्रेलिया में एक भीषण आग लगी थी वहाँ के जंगलों में, उस जंगल में आग लगने की वजह से तकरीबन 10 लाख जीव जंतु मारे गए थे और ज़्यादा ही संख्या में मारे हो गए। हो सकता है मेरे पास आंकड़े कम हो, पर आप मान के चलिए इतना बड़ा नुकसान हुआ था। शायद कुछ जीव जंतु तो हमेशा के लिए वहाँ से विलुप्त हो गए। और जिस तरह से वीडियो क्लिपिंग वायरल हुआ था वहाँ का, उस वीडियो में दिखाया गया जो चिंपैंजी था किसी महिला से लिपट के रो रहा था। कोई छोटा सा चिंपैंजी है, बंदर, मतलब बड़े बड़े जो आदमखोर जानवर, वो इंसानों की शरण के लिए दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। उन्हें पता था, इस चीज़ का अंदाज़ा था, अगर हमें कोई बचा सकता है तो इंसान ही है। तो दोस्तों, जो नुकसान हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उसका फ़र्क वैश्विक ग्लोबलाइजेशन के ऊपर ज़रूर पड़ेगा, ये चीज़ आप मान के चलिएगा। इसीलिए लापरवाही ना करें कि जिस वजह से हमारे पर्यावरण को नुकसान हो। और वो कुछ लोगों ने कहा भी था, ये जो आग लगी है कुछ लापरवाह लोगों के कारण ही ये आग उठी थी। कुछ लोगों ने अन्य कारण भी माना था। और आप देख सकते हैं गांव में कभी कभार क्या होता है, जो ताल होता है, मतलब ताल का मतलब होता है एक बड़ा स्थान जहां पर चारागाह के रूप में जानवर जो वहां पे अपने आहार के लिए जाते हैं, कुछ शरारती तत्वों के द्वारा किस प्रकार से वहां पे आग लगा दी जाती है, उसके बाद चारागाह संकट में आ जाता है। तो लोगों को जागरूक करें, प्रशिक्षित करें कि ऐसा कार्य ना करें। ये इल्लीगल है जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इसके खिलाफ अगर कोई तहरीर दे दे तो आपको जेल भी हो सकता है। गौर करें तो पिछले सालों में कई देशों में तापमान का रिकॉर्ड टूटा है। विश्व के कई शहरों से उष्ण लहर की त्रासदी की तस्वीरें दिखाई गई थी। कई जगह परामर्श जारी करने पड़े कि घरों से न निकलें। सरकार ऐसी विपत्तियों को आमतौर पर आसमानी आपदाएं ही मानती है, लेकिन यह सवाल भी उठता है कि सरकारों की तरफ से क्या ऐसी आपदाओं के प्रभाव को कम करने का कोई इंतजाम नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है दोस्तों। मैं आपसे फिर एक बात बताऊं, हमारे भारत जैसे देश में लोगों को पता है कि बिहार जैसे राज्य में कुछ निश्चित क्षेत्रों में प्रत्येक साल बाढ़ आती है और वहाँ पे लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापित करना पड़ता है, पलायन हो जाते हैं बहुत सारे लोग। पर कभी भी कोई सरकार जो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है उससे हमेशा के लिए निजात दिलवाने के लिए कोई आगे नहीं आता और वो हर साल उसी चीज़ का वेट करते हैं। जहाँ पे सोचिए बारिश के मौसम में बाढ़ आ जाता है और गर्मियों में वहाँ पे पानी की किल्लत हो जाती है, तो उस जल को भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसको उपयोग में ला सकते हैं, पर नहीं, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आमतौर पर ताप लहर यानी लू कुछ दिनों में ख़त्म हो जाती है। ऐसा कम ही होता है कि लगातार कई हफ्ते लू चली हो, लेकिन भारत जैसे देश में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ गर्मी के मुख्य महीनों में पारा 50 डिग्री के पास हर साल पहुंच जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि तापमान का बढ़ना और लू प्राकृतिक घटना है, लेकिन इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि मानव के पास प्रकृति से तालमेल बैठाने का भी हुनर है। खासतौर पर संपन्न और समृद्ध वर्ग ने अपने लिए लू और गर्मी से बचाव के लिए उपाय भी कर लिए हैं, लेकिन भारत जैसे देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो रोज़ कमाने खाने वाला है। सड़क फुटपाथ के किनारे बसे बेघर गरीबों, निर्माण मजदूरों या रिक्शा खींचने वालों या ठेलों पर सामान बेचने वालों को गर्मी से बचाव के वैसे उपाय सुझाना बेमानी है।
झुलस आती है, धूप में बाहर निकलना उनकी मजबूरी है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या वाकई उनके लिए गर्मी से बचाव का कोई उपाय नहीं सोचा जा सकता। जब आप ढूंढने निकलें तो पता चलेगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारतीय पारंपरिक ज्ञान में इस बारे में कोई उपाय सुझाया न गया हो। पिछले हफ्ते जैसे लू और गर्मी के हालात राजस्थान और बुंदेलखंड क्षेत्र में सदियों से रहे हैं। बुंदेलखंड के कई हिस्सों का पारा हर साल 50 डिग्री को छू जाता है। बुंदेलखंड के बांदा जिले में तो लगभग हर साल ही इतना तापमान पहुंचता है। इसलिए वहाँ के इतिहास में झांक कर देखा जाना चाहिए कि बुंदेलखंड के प्राचीन शासकों ने इस समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किए थे। बांदा जिले के पास ही एक ज़िला है महोबा। वहाँ के राजाओं ने आज से 1000 साल पहले भी अपनी प्रजा को भीषण गर्मी से बचाने का इंतजाम कर रखा था। 9वीं से 13वीं सदी तक बुंदेलखंड पर राज करने वाले चंदेल राजाओं ने अपनी प्रजा को गर्मी से बचाने के लिए पानी की चादरें बिछाने का काम किया था। पानी की ये लंबी चौड़ी चादरें तालाबों के रूप में थी। जब भी बुंदेलखंड में सूखा पड़ता है तब चंदेलों के बनाए हजारों तालाबों को जरूर याद किया जाता है। सोचिए, मतलब आज से 1000 साल पहले 2000 साल पहले जो लोग रहते थे वो किस प्रकार से अपने लोगों को बचाने के लिए, और जो लोग बचाते थे दोस्तों, वही जिम्मेदारी अधिकार आज प्रधानमंत्री वहाँ राज्यों के सीएम को दिया गया है। सोचिए, तब के जो शासक होते थे अपने लोगों को बचाने के लिए, जब वहाँ पर उतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, ज़्यादातर मानवीय श्रम का सहारा लिया जाता था तब के ज़माने में। आज आप देखिए ना, आज कितने नए कुएँ खोदे गए हैं, कितनी नए नहरें बनाई गई हैं, कितने नए तालाब बनाए गए हैं। जो बड़े से बड़े उम्दा तालाब होंगे वो दोस्तों बहुत पहले के बनाए गए हैं मानवीय श्रम के सहारे। और आज तो लोग बस और उन्हीं तालाबों को किस प्रकार से हथियाने में लगे होंगे, कोई पाट रहा है। ऐसे आप तमाम तरह के एग्जाम्पल देखेंगे अपने गांव आस पड़ोस में। यदि कोई ज़मीन है जिसे आप बोलते हैं नवीन प्रति या फिर ग्राम सभा की जो ज़मीन होती है, वहाँ पर लोग किस प्रकार से कब्जा कर लिए, हथियार लिए हैं। लेकिन इस तरफ कम ही ध्यान जाता है कि चंदेलों ने ये तालाब अपनी राजधानी महोबा को ठंडा रखने के मकसद से भी बनाए थे। चंदेल कालीन तालाबों पर शोध करने वाले आज के विद्वान यही समझते हैं कि चंदेलों ने महोबा में 7 विशाल जल प्रबंधन के लिए बनवाए। लेकिन इन तालाबों का आकार इतना बड़ा है और इनकी जल भंडारण क्षमता इतनी ज़्यादा कि वे तब की पानी की ज़रूरत ये काफ़ी बड़े थे। सोचिए, आज इतने बड़े बड़े तालाब हो सकता है मशीनों के द्वारा किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं, फिर भी सरकारें जो हैं कोई कदम नहीं उठा रही हैं। ऐसे तमाम तरह के जगह सरकारी पड़े हुए हैं जहाँ पर ये इस तरह के कार्य करवा सकते हैं और गर्मियों में जिससे उनको किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो पानी को लेकर। गौरतलब है कि 20वीं सदी में अंग्रेज अफसरों ने अपने दस्तावेजों में इन तालाबों को कई बार वाटर सीट यानी पानी की चादर कहा है। दुनिया के दूसरे देशों में पानी के जरिए गर्मी या लू से बचाव के उदाहरण कम नहीं है। पिछले साल जब पूरे विश्व में कई जगह गर्मी के पुराने रिकॉर्ड टूट गए थे, तब फ्रांस जैसे कई देशों की सरकारों ने शहर के बीच में छोटे छोटे अस्थायी जलाशय बनाए थे। सड़क के किनारों की जगहों और पट्टियों में पानी भरा गया था। कई फव्वारे और जल पट्टियाँ जो सिर्फ सौंदर्यीकरण के लिए थी, वे आम जनता के इस्तेमाल के लिए खोल दी गई थी। पिछले साल फ्रांस के कई इलाकों की तस्वीरें आई थीं जिनमें लोग पानी में पैर डाले दिखाई दे रहे थे। वे जहाँ तहाँ पानी में डुबकी लगा रहे थे। प्राकृतिक रूप से तापमान कम करना हमारे लिए भले मुमकिन ना हो, लेकिन बड़े शहरों में महोबा जैसी पानी की चादरें बिछा देना मुश्किल काम नहीं है। खासतौर पर ऐसा सोचना तब और ज़्यादा उपयोगी हो सकता है जब देश भूजल के गिरते स्तर का भी सामना कर रहा हो। चाहे देश हो या प्रदेश की राजधानियाँ हो या दूसरे बड़े नगर महानगर, वहाँ अगर तालाबों में बारिश कर पानी भर कर रखने का इंतज़ाम हो तो भूजल गिरने की समस्या तो कम होगी ही। साथ ही पत्थर के जंगल बनते जा रहे हैं, शहरों को ठंडा रखने का इंतज़ाम भी हो सकता है। कई सवाल उठ सकता है कि लू और झुलसती गर्मी से बचाव के लिए भारी भरकम खर्च वाली तालाबों की यह व्यवस्था आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है। इसका जवाब नगर नियोजन और वास्तुकारों से लिया जा सकता है। जिस बेदर्दी से भू उपयोग को सघन किया जा रहा है, उसे देखते हुए आज नहीं तो कल हमें सोचना ही पड़ेगा कि रिहायशी इलाकों में आबादी का घनत्व कम कैसे किया जाए। हाल फिलहाल कोरोना विश्व को जैसा पाठ पढ़ा रहा है, उसमें पहला सबक यही कि ज़्यादा सट करना बसा जाए। बहुत संभव है कि निकट भविष्य के वास्तुकार और नगर नियोजक भी इस तरह सोचने को मजबूर हो जाएं कि भूदृश्य सिर्फ सौंदर्य की वस्तु नहीं है, बल्कि उसका कोई उपयोगी पक्ष भी देखा जाना चाहिए।
वास्तुकार अगर पानी की चादर का उपयोगी पक्ष देखेंगे तो उसके सौंदर्यीकरण को ये नकार नहीं पाएंगे। वैसे भी अभी वास्तुशिल्पी गुंजाइश मिलते ही छोटे छोटे फव्वारे लगवाते हैं, उसकी बजाय उससे ज़्यादा बड़ी जल संरचनाएं बनवाने का उपाय आजमा कर क्यों नहीं देखा जा सकता। जी हाँ दोस्तों, तो सौंदर्यीकरण के लिए तमाम तालाबों, तमाम कुओं को पुनरुत्थान के लिए जिस तरह से सरकार ने पैसा दिया था, पर मैं आपसे सही बता दूं एक बात कि ग्राम प्रधान और वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से इस पैसे को गबन कर दिया गया, झूठा मूठा कुछ दिखा दिया गया, 4 फरसा उधर फेंक दिया गया, 4 झउआ उधर गिरा दिया गया, उसके बाद सारा पैसा निकाल लिया गया, सैंक्शन करवा लिया गया, पास करा लिया गया। ये जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप और हम कभी भी विरोध नहीं किए कि ये क्या हो रहा है। आप हम कभी जानने की कोशिश किए कि गांव में जो बारहमासी सड़कें हैं, जो नल हैं, जो मतलब ऐसी तमाम तरह की चीज़ें हैं जो अव्यवस्थित पड़ी हुई हैं और उनके मेंटेनेंस के लिए पैसे आ रहे हैं, क्या आपने कभी पूछने का कोशिश किया, साहस किया? इसलिए दोस्तों हम उपेक्षा के शिकार हैं, हम लूटे जा रहे हैं। नगरों, महानगरों और राजधानियों के बीचों बीच तालाबों की व्यवस्था सिर्फ इन्हें ठंडा रखने में ही नहीं बल्कि जल प्रबंधन में भी बड़ी भूमिका निभा सकती है। याद रखिएगा, जिस क्षेत्रों में, जिस ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कुएँ होंगे, तालाब होंगे, वहाँ पे जल्दी पानी का जो जल स्तर होगा, जिस पानी का हम उपयोग करते हैं पीने के लिए, उसका जल स्तर जल्दी नीचे नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।